गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपकी कक्षा 7 का पाठ 2 करेंगे हम और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आपका पाठ कौन सा है अभी? प्राणियों में पोषण। तो चलो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यास में दिया हुआ है, जो आपके पाठ के पीछे दिए होते हैं क्वेश्चन, वही अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। तो उन्हीं में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थानों में देखो बच्चों, पहला है मानव पोषण के मुख्य चरण। मानव पोषण का जो मुख्य चरण है, जो हम लोगों ने पढ़ा था पाचन तंत्र के अंतर्गत जो आता है, तो उसमें वो जो मुख्य चरण थे उनके नाम बताने हैं बस, ठीक है। तो पहला हो गया उसमें अंतर्ग्रहण। कौन सा हो गया बच्चों? अंतर्ग्रहण। फिर दूसरा पाचन, फिर होता है अवशोषण और उसके बाद है अवशोषण, फिर है स्वांगीकरण और निष्कासन। तो इस तरह से ये 5 मुख्य चरण हो गए, ठीक है। इसके बाद अगला को देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है बच्चों? यकृत, ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान से लिखें, यकृत लिखने में गलती ना करें। य क और नीचे र बनाना है आपने, यकृत, जिसे लीवर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो रिक्त स्थान है वो है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं उसके बाद डैश है कि उसका स्राव होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ साथ श्लेष्मल जो होता है उसका भी श्रवण होता है और साथ में होता है पाचक रस, ठीक है, और पाचक रस। तो आप यहाँ पर पाचक रस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि जो भोजन प्रक्रिया करते हैं तो उसका नाम बताना है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस। इसके बाद अगला खाली स्थान जो है वो है शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो क्या कहलाते हैं बच्चों? ये हम लोगों ने पाठ में बार बार पढ़ा था। इस तरह की संरचनाएं जो होती हैं, जो किस में होती हैं? शुद्रांत में, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है बच्चों? दीर्घ रोम। तो आंसर हो गया दीर्घ रोम, ठीक है। दीर्घ रोम का एक और दूसरा नाम भी हम लोगों ने पढ़ा था, वो क्या था? रसांकुर, ठीक। तो आप रसांकुर लिखते हैं तो भी सही है। इसके बाद अगला देखते हैं खाली स्थान। अमीबा अपने भोजन का पाचन कहाँ पर करता है? देखो, अमीबा की आकृति इस तरह की हम लोगों ने पढ़ी थी कि वो अपनी आकृति बदलता रहता है, और ये इस तरह के प्रारब्ध जो आगे बाहर को निकालता है, प्रवर्ध, वो उनको क्या कहा जाता है? पादाब कहा जाता है। ये इसके पादाब होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो भोजन का कण जैसे यहाँ दिखा, और वो फिर उसे अंदर निगल लेता है, ठीक है। और फिर उसका पाचन जो होता है वो बुलबुले के आकार के, जो उसके अंदर शरीर के अंदर अंग है, जिसका नाम है खाद्य धानी, ठीक है। तो खाद्य धानी में उसका पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अगला है हमारा सत्य असत्य बताने हैं। तो सत्य असत्य में सबसे पहला है मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। तो देखो बच्चों, मंड का पाचन जो है वो अमाशय से नहीं आरंभ होता। वो हम लोगों ने पढ़ा था कि कहाँ से हो जाता है? हमारे मुख से ही हो जाता है। मुख गुहिका में क्या होते हैं? मुख गुहिका में हमारे पास लाला ग्रंथियाँ होती हैं, और उन लाला ग्रंथियों से जो लाला रस निकलता है, वहीं से मंड का पाचन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा असत्य। इसके बाद अगला है जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जीभ जो होती है लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ठीक। इसके बाद अगला है पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। ये भी बिल्कुल सत्य है बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पित्त रस जो होता है, पित्त रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, ठीक है। तो पित्त रस जो है यकृत में स्रावित होता है, और वो कुछ देर के लिए जब कहाँ भंडारित किया जाता है? पित्ताशय द्वारा। तो पित्ताशय में उसका भंडारण होता है, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सत्य हो गया। और ये इसको धीरे धीरे चबाना, ये क्या कहलाता है? हम लोगों ने पढ़ा था जुगाल, है ना। जुगाली करते हैं ना ये वाले जानवर जो होते हैं, तो ये जुगाली। इसके बाद आगे देखते हैं।
अगला दिया हुआ है सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। आपने राइट का चिन्ह लगाना है जो सही विकल्प है। यहाँ पर एक आपके लिए लाइन दी गई है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है वसा का पूर्ण रूपेण पाचन। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह कौन सा होता है? तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है बच्चों? शुद्रांत्र में। तो आंसर क्या हो गया? शुद्रांत्र। इसके बाद है जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि जल का अवशोषण जो होता है वो हमारी बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत में मतलब जब अपचा भोजन जब बड़ी आंत में जाता है तो वहीं अवशोषण होता है। तो बड़ी आंत को क्या कहा जाता है? बृहदांत। तो आंसर क्या हो गया? बृहदांत। इसके बाद मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम में आपके लिए यहाँ दिए हुए हैं। कॉलम 1 में कुछ खाद्य घटकों के नाम है, कॉलम बी में उनके पाचन के उत्पाद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको सिर्फ हमने मिलाना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, इनके साथ हमने इनको मिलाना है। तो आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने ये बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो खाद्य घटक जो होते हैं, खाद्य घटक और जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनको जो पाचन का उत्पाद है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स जब पूरी तरह से पच जाते हैं तो उनका सरल रूप क्या बनता है? उनका सरल रूप होता है सरल शर्करा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा था, तो ग्लूकोज क्या है? एक सरल शर्करा है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का आंसर क्या हो गया? शर्करा। तो और प्रोटीन जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। ठीक है, तो अमीनो अम्ल हो गया प्रोटीन के लिए। इसी तरह से वसा के लिए क्या हो जाएगा? वसा के लिए हो जाएगा वसा अम्ल और साथ में ग्लिसरॉल। ठीक है, तो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, ये आंसर हो गया वसा के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दीर्घरोम क्या है? ये हम लोग लघु प्रश्न उत्तर जब हम लोगों ने करे थे तब भी करा था बच्चों, फिर भी यहाँ पर शॉर्ट में फिर से हमने लिख दिया है इसको। तो दीर्घरोम अंगुली जैसी संरचनाएं, अंगुली जैसी ऐसी इस तरह की जो संरचनाएं होती हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? शुद्रांत्र में। ठीक है, तो उंगली नुमा अंगुली की जैसी संरचनाएं होती हैं जो शुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर होती हैं। ठीक है, तो इनका पाने का स्थान वे कहाँ पाए जाते हैं? जो इसके क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में है, तो वो क्या हो गया? दीर्घरोम शुद्रांत्र में पाए जाते हैं। अब इसके कार्य क्या होता है? इनका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। ठीक है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। ठीक, अब आगे देखते हैं पित्त कहाँ निर्मित होता है? पित्त अभी हम लोगों ने पीछे ही करा है। पित्त जो है यकृत द्वारा निर्मित किया जाता है, या और यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? ठीक है, तो यकृत से जो पित्त आपका स्रावित होता है वो पित्त कहाँ पर भंडारित होता है? पित्ताशय में। ठीक है, और पित्ताशय से ये शुद्रांत्र में पहुँचता है। तो इसका कार्य क्या होता है? वहाँ पर जो भी वसा युक्त हम लोगों ने भोजन लिया होता है, वसा युक्त, ठीक है, तो वसा के पाचन में ये अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। तो पित्त जो है उसका कार्य क्या हो गया बच्चों? पित्त का कार्य हो गया वसा का पाचन करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि शाकाहारी जीव जो होते हैं, जो घास खाते हैं या फिर हरा चारा खाते हैं, तो उसमें घास में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है सेलुलोज। ये सभी के सभी प्रश्न हम लोग एक बार लघु प्रश्न उत्तर वाला जो वीडियो था उसमें कर चुके हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से समझने के लिए वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो घास में होता है या फिर जो रूमिनेंट जानवर जो खाते हैं भोजन, उनके भोजन में होता है सेलुलोज। ठीक है बच्चों, अब ये सेलुलोज जो होता है इसका पाचन रूमिनेंट जानवरों द्वारा ही किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेलुलोज के पाचन के लिए जिन जीवाणुओं की ज़रूरत होती है, ठीक है, कुछ जीवाणु होते हैं जो इनको पाचन अच्छी तरह से कर सकते हैं सेलुलोज का, तो वो जीवाणु जो होते हैं वो रूमिनेंट जानवरों के अंधनाल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें पाए जाते हैं, मनुष्य के में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य द्वारा सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, यह केवल रूमिनेंट जानवरों द्वारा हो पाता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर आंसर भी देख लेते हैं हम लोग कि सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट द्वारा आसानी से किया जाता है। रूमिनेंट जीवों में शुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना अंधनाल पाई जाती है।
अंधनाल में पाए जाने वाले जीवाणु जो होते हैं वही जीवाणु सेलुलोज का पाचन करते हैं। ये जीवाणु मानव में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए सेलुलोज का पाचन मनुष्य की आहार नाल द्वारा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? अब देखो, ग्लूकोज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट का कौन सा रूप है? बिल्कुल सरल रूप है। ठीक है, तो सरल जो हमारा शर्करा होती है वह कौन सी है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारे शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। क्या हो जाता है? उसका अवशोषण हो जाता है। ठीक है, हमारा शरीर उसे आसानी से अवशोषित कर लेता है, और जब ये अवशोषित कर लेता है तो हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद वो थक जाते हैं तो फटाफट ग्लूकोन डी पी लेते हैं, है ना। आप लोगों ने टीवी में भी ऐड देखा होगा ग्लूकोन डी का, तो वो क्या है? उसमें ग्लूकोज ही है ना। ग्लूकोज को पानी में आपने मिक्स किया तो वो ग्लूकोज क्या है? बिल्कुल सरल शर्करा, फटाफट से वो मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद हमारे शरीर द्वारा अवशोषित भी जल्दी से कर लिया जाता है, और इसीलिए हमें ऊर्जा फटाफट मिल जाती है। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है आहार नाल के कौन कौन सा भाग जो है क्या क्या क्रियाएं संपादित करता है, उन क्रियाओं का नाम दिया हुआ है। हम लोगों को केवल उस आहार नाल के भाग का बताना है जहाँ पर वह क्रिया होती है। ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है पचे हुए भोजन का अवशोषण। अब देखो, पचे हुए भोजन का जो अवशोषण का कार्य है कौन करते हैं? दीर्घरोम करते हैं। तो दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? शुद्रांत्र में। ठीक है, तो आंसर हो गया शुद्रांत्र। तो भोजन को चबाना दूसरा है हमारा, भोजन को चबाना। तो चबाने का काम हम कहाँ से करते हैं? अपने दांतों के द्वारा, है ना। तो और दांत कहाँ होते हैं? हमारे मुख में। तो मुख गुहिका, आंसर क्या हो गया? मुख गुहिका। जीवाणु नष्ट करना। अब देखो, जीवाणु जो नष्ट होते हैं वो किसके द्वारा नष्ट किए जाते हैं? अम्ल के द्वारा ना। अम्ल कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये अम्ल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये अम्ल कौन सा आहार नाल का अंग जो है वो स्रावित करता है? कौन सा करता है बच्चों? अमाशय। ठीक है ना। तो इसलिए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य अम्ल द्वारा होता है, और ये अम्ल हमें कहाँ मिलता है? अमाशय में, हमारे अमाशय द्वारा स्रावित होता है। ठीक, तो इसके बाद अगला है भोजन का संपूर्ण पाचन। अब पूरी तरह से भोजन का पाचन जो होता है वो कौन से अंग में होता है? शुद्रांत्र में। ठीक, शुद्रांत्र। इसके बाद है मल निर्माण। मल निर्माण कब होगा? जब शुद्रांत्र से अपचा भोजन जो है वो कहाँ जाता है? बृहदांत्र में, बड़ी आंत में जाता है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? जो अधिक मात्रा में जल होता है या खनिज तत्व वगैरह कुछ उसमें लवण वगैरह रह गए हैं अपचे भोजन में, वो अवशोषित कर लिए जाते हैं बृहदांत्र द्वारा, और उसके बाद जो अपचा भोजन है वह मल का रूप ले लेता है ना। तो इसलिए मल का निर्माण कहाँ हुआ बच्चों? बृहदांत्र में। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। अब देखो, यहाँ दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ही क्वेश्चन के दो भाग हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हम लोग समानता कर लेते हैं कि मानव और जो अमीबा होता है उसके पोषण में क्या समानताएं हैं। ठीक है, तो अब देखो, कोई भी जीव जो है जब वो पोषण कर रहा है तो इसका मतलब जो वो भोजन ले रहा है उसका अवशोषण तो करेगा ही, है ना। जो भी उसने भोजन खाया है तो उसका अवशोषण उसके शरीर में होगा, तभी तो उसका मतलब कि शरीर का पोषण हो पाएगा, है ना। तो इसलिए तो सबसे पहला जो समानता है वो क्या हो गई? आहार का अवशोषण। क्या हो गई बच्चों? आहार का अवशोषण। उसके बाद जब हमने आहार का अवशोषण कर लिया है तो अवशोषण से हमें क्या प्राप्त होगा? उस भोजन के अवशोषण से ऊर्जा मिलेगी हमें, है ना। ऊर्जा मिलती है तभी तो काम करने की क्षमता आती है हमें। तो इसलिए दूसरा हो गया ऊर्जा का मुक्त होना। ठीक, तो दो समानताएं हो गई, दो समानताएं, आहार का अवशोषण और ऊर्जा का मुक्त होना। इसके बाद इसकी असमानताएं देखते हैं। असमानताएं कौन कौन सी पाई जाती हैं कि देखो, अब मानव जो है उसमें पाचन तंत्र जो होता है वो पूरी तरह से विकसित अवस्था में होता है ना। पूरा विकसित होता है, उसमें सारे भागों द्वारा अलग अलग काम किए जाते हैं, है ना। हम लोग अंतर ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसके बाद उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है ना। ये सारे चरण अलग अलग होते हैं अलग अलग अंगों द्वारा। परंतु जो अमीबा है उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था कि केवल एक कोशिका होती है,
ठीक है। और उस कोशिका में खाद्य धानी में उसका पाचन होता है, पाचन रस जो होता है स्रावित किए जाते हैं खाद्य धानी से, और खाद्य धानी में ही पाचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो इसलिए यही एक अंतर होता है कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वह पूरी तरह से विकसित अवस्था में है, और मानव का अमीबा का जो है वो उसमें एक खाद्य धानी होती है केवल, जिसके द्वारा पाचन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद मैच द कॉलम दोबारा दिए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ जो नाम लिखे हुए हैं कॉलम ए में, उनको कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो कॉलम ए में जो नाम दिए हुए हैं उनको मैच करके रखा हुआ है, लिखा हुआ है लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि का काम क्या होता है? लाला रस को स्रावित करना, तो वही हो गया लाला रस द्वारा स्रावित करना। आमाशय, आमाशय में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। तो अम्ल का निर्मोचन किसके द्वारा किया जाता है? आमाशय द्वारा। यकृत, यकृत का कार्य क्या होता है? पित्त को स्रावित करना, है ना। तो इसका काम हो गया पित्तरस का स्रवण। फिर है मलाशय, मलाशय में क्या होता है? अपचा भोजन पहुंच जाता है ना, तो वहाँ पर उसका भंडारण होता है कुछ देर के लिए, तो बिना पचे भोजन का भंडारण। ठीक, फिर है शूद्रांत्र, शूद्रांत्र में क्या होता है? पाचन का पूरा होना, पाचन की प्रक्रिया पूरी होती है। बृहदांत्र में जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हम केवल हरी सब्जियों या फिर घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं? अब इस पे हमने चर्चा करनी है। देखिए, तो देखो जो घास होता है बच्चों या सब्जियां होती हैं, ये देखो जो शाकाहारी जीव होते हैं वो इनको खाते हैं। ठीक है, और ये जब इनको खाते हैं तो इनमें क्या है? हरी सब्जियों में हमें क्या क्या मिल जाते हैं? लवण मिल जाएगा, पानी भरपूर मात्रा में मिलता है इनमें, है ना। और विटामिन्स हो जाएंगे कुछ, और सबसे मेन जो सेलुलोज होता है जिसे मनुष्य द्वारा पाचन नहीं किया जा सकता, पाचित, है ना। तो ये सब कहाँ मिलते हैं? हमें सब्जियों में या घास में मिलते हैं। परंतु हमारे शरीर को किस किस की ज़्यादा ज़रूरत होती है? देखो कार्बोहाइड्रेट्स की। जो मुख्य पोषक तत्व हैं हमारे, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, वह क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट और साथ में वसा। इन दोनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा प्राप्त करनी ज़रूरी है, तभी तो हम कोई काम कर पाएंगे, है ना। नहीं तो हम तो शक्तिहीन हो जाएंगे। शक्तिहीन हो जाएंगे तो फिर क्या, हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, ना पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, है ना। तो इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और साथ में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमें ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा मुख्य रूप से पाए जाते हों। और इसके अलावा दूसरे पोषक तत्व जो होते हैं, दूसरे पोषक तत्व कौन से हो गए? जैसे विटामिन हो गए, खनिज हो गए, लवण हो गए, वो भी हमें चाहिए होते हैं, पर उनकी कम मात्रा चाहिए होती है। ठीक, तो इसलिए जो सब्जियां और घास हैं उनमें ये कार्बोहाइड्रेट, वसा ये पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, तो हम लोग केवल इन्हीं को खाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। हमारे शरीर को वृद्धि और विकास के लिए सभी मुख्य पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की उचित मात्रा चाहिए होती है, जबकि हरी सब्जियों, घास इत्यादि में ये पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपस्थित नहीं होते हैं। इनमें लवण, पानी, विटामिन और सेलुलोज की अच्छी मात्रा उपस्थित होती है। अतः हमारा केवल हरी सब्जियों या घास पर जीवन निर्वाह करना मुश्किल है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए। और अब आप ना चैनल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।